हुई है, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही साथ उस वेस्टर्न राजस्थान री विशेष बढ़ावण आप सभा न देर जाऊंगा, प्रदेश सरकार न देवा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माननीय मंत्री जी, अरे एक सेकंड में नाम बोलना है तो नहीं। श्री शांति धारीवाल, श्री अभिमन्यु, श्री ललित यादव, श्री गणेश गौरा। माननीय मंत्री, रिकॉर्ड में तो है ना, मैंने बोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन पे बोलने का मौका दिया। राजस्थान की विधानसभा में आज सबसे महत्वपूर्ण बूथलक्षी प्रभाव और भविष्यलक्षी प्रभाव रखने वाला मैं माननीय मंत्री जी से राजस्थान यही के पूछना चाहूंगा सर्वांगीण जो विकास, औद्योगिक विकास और उससे भी अधिक राजस्थान के भविष्य को निर्धारित करने वाला ये राजस्थान भू राजस्व संशोधन और विधिमानीकरण विधेयक 2025 पर माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, परंतु प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जानबूझकर आज इस सदन में बिना किसी कारण के और सदन के नेता द्वारा उनको कहने के बावजूद भी सदन से वॉकआउट कर गए हैं बिना किसी कारण के। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल 25 फरवरी 2025 को पुरस्तापित किया गया था। इस पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही, जो आज माननीय सदस्यों ने, सुभाष जी ने, रविंद्र जी ने, वो भी उन्होंने अपनी बात कही और आखिरकार इसे प्रवर समिति को माननीय सदस्यों की भावना के अनुसार उनकी बात को रखते हुए इस पर और अधिक गहराई से विचार हो प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति को 25 फरवरी को इसे भेजना था, लेकिन समय आपसे लिया, इसकी 4 बैठकें हुई और आखिरकार ये आपके सामने आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों ने अपनी इस बिल के ऊपर और प्रवर समिति में जितने भी माननीय सदस्य थे, श्रीमती शोभा जी चौहान, तारा सिंह जी जैन, गुरवीर सिंह जी, देवी सिंह जी शेखावत, कैलाश चंद्र वर्मा, जेठानंद जी व्यास, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, हंसराज जी मीना, चेतन पटेल, भीमराज जी भाटी, सुरेश गुजर, दयाराम जी परमार, अनिल कुमार कटारा, जीवाराम जी चौधरी ने अपनी अपनी बातें कही। इसकी 4 बैठकें हुई और 4 बैठकों के उपरांत संशोधित कर इस बिल को वापस आपके समक्ष या विधानसभा के समक्ष भेजा गया और आज इस पर जो संशोधन हुए हैं वो संशोधित बिल आपके सामने आया है और इसमें खंड 2 सब क्लोज 2 को खंड 2 सब क्लोज 3 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और खंड 2 सब क्लोज 3 को खंड 2 सब क्लोज 2 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है और एक नया प्रोविजो खंड 2 सब क्लोज 3 के बाद में जोड़ा गया है। ये टोटल अमेंडमेंट होकर आपके सामने आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में माननीय गर्ग साहब ने बताया जैसा सबसे पहले प्रारंभ में राजस्थान सरकार स्वयं ही औद्योगिक इकाइयों का आवंटन, नियमितीकरण वगैरह वगैरह करती थी। कालांतर में 69 तक ये कार्य चलता रहा। औद्योगिक डिपार्टमेंट जो हमारा था, विभाग हमारा था, वही इसको संचालित करता था और बाद में इसमें 69 में एक MMCR और रिको का निगम बना करके एक लॉ लाया गया। RSMM अपना काम करता रहा, माइनिंग के संबंध में करता, रिको अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसके बाद में रिको को इंडिपेंडेंट हो गया और जो ये प्रकरण जो आया है, जैसा अभी माननीय सुभाष जी गर्ग साहब ने बताया, जिला कलेक्टर द्वारा सन 58 में 65 में जमीन अलॉट की गई, सिंथेटिक JK सिंथेटिक लिमिटेड को लीज पर दी गई। इसकी लीज डीड JKSL को 1967 में निष्पादित हुई।
और वर्ष 98 में JKSL रुग्ण इकाई घोषित हो गई और जो तत्कालीन नियम थे उस नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाइयां करने के उपरांत आखिरकार अपीलीकरण ने आदेश दिनांक 23/1/2003 के द्वारा उक्त भूमि को मैसर हैदराबाद पेट्रोकेमिकल्स को लिमिटेड को चलाने के लिए दी गई और फिर वर्ष 2000 में इसकी 7 लीज डिवाइड करके जिला कलेक्टर ने उनके हक में निष्पादित की। एक विषय और जो इसमें रहता माननीय अध्यक्ष महोदय, रिको ने उक्त भूमि वाणिज्यिक एवं संस्थागत भू उपयोग परिवर्तन एवं भू विभाजन का आवेदन तत्कालीन जिसके पक्ष में लीज डीड लिखी थी उसने किया और इस पर 31/8/2018 को रिको की बोर्ड प्लानिंग कमेटी जो होती है सबसे बड़ा बोर्ड की प्लानिंग कमेटी है, उसने इसकी अनुमति प्रदान कर दी। तत्कालीन समय में परिवर्तन हुआ और पूर्ववर्ती सरकार के 6 माह के जो निर्णय थे उसका पुनर्निरीक्षण करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई और मंत्रिमंडलीय उप समिति ने 6 माह के निर्णयों की समीक्षा के दौरान दिनांक 3/8/2019 को उक्त रिको द्वारा जो भू विभाजन भू उपयोग परिवर्तन की जो परमिशन दी थी उसे गलत माना और इसी अनुसार इसमें निर्देश दिए, अपनी अनुशंसा की और उसी अनुशंसा की अनुपालना में रिको द्वारा दिनांक 11/10/2019 एवं 14/10/2019 को उक्त अनुज्ञा को विड्रॉ कर लिया, खारिज कर दिया और दिनांक 31/8/2018 वाला जो आदेश था उसे निरस्त कर दिया। यहाँ से माननीय अध्यक्ष महोदय विवाद शुरू हुआ। जिनके फेवर में अनुज्ञा थी वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में गए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय किया उनके पक्ष में, जिसके विरुद्ध सरकार रिको वगैरह वगैरह सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20/2023 को जो आदेश पारित किया उस आदेश के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उद्योग विभाग द्वारा दिनांक 18/9/2009 को जो जमीन रिको को हस्तांतरित की केवल प्रबंधकीय सुविधाओं के लिए ही थी और तब तक उस स्थिति तक ही सीमित थी और ऐसा माना गया और रिको द्वारा जो लीज ट्रांसफर की गई, सब डिवीजन किया गया, सब लीज दी गई, किराए पर दी गई, उसको उन्होंने अवैधानिक माना, ठीक नहीं माना। इस पर न्यायालय की पालना की करते हुए रिको ने दिनांक 26/8/2023 को पूरे राजस्थान में रख रखाव के अलावा अन्य जो कार्य थे, चाहे वो लीज ट्रांसफर के हो, सब डिवीजन के हो, सब लीज के हो, किराए इत्यादि पर देने को हो, उस पर रोक लगा दी। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी हो गया कि तब तक जो हमारे राजस्थान में रिको के द्वारा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किया गया था, लीज ग्रांट की गई थी, सब लीज ग्रांट की गई थी, सब डिवीजन किया गया था, भू उपयोग परिवर्तन किया गया था, कई किराए पर दी गई थी, तो वो सारी इस तरह की अवस्था हो गई। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अराफात पेट्रोकेमिकल्स में पारित निर्णय दिनांक 20/2023 के कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर रिको को हस्तांतरित नहीं होने के कारण उक्त हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को रिका के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होकर मात्र रख रखाव संबंधी अधिकार प्राप्त होने की व्यवस्था दिए जाने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय जो कानूनी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, ऐसी स्थिति में इस स्थिति को हस्तांतरित उद्योगों के उद्यमियों को आ रही परेशानियां यथा भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, लीज डीड निष्पादन, लीज होल्ड, अधिकारों का हस्तांतरण आदि के निराकरण हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन कर रिको को उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई कार्रवाइयों के लिए विधिक रूप से अधिकृत सक्षम बनाने तथा भविष्यवर्ती कार्यों के लिए अधिनियम नियम में समुचित नए प्रावधान करने की बजट घोषणा वर्ष 2025 के बिंदु संख्या 175 रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को भू रूपांतरण एवं समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट लाया गया और इसी के अनुपालना में ये एक्ट आपके समक्ष लाया गया।
जो 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 घोषणा थी वो वापस पढ़ रहा हूं, एज इट इज मैंने रिप्रोड्यूस किया है। आई कोटेड इट। रिको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू रूपांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट लाया जाएगा। ये आई कोटेड फ्रॉम द बजट घोषणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी की अनुपालना में उक्त विधेयक लाया गया। प्रस्तावित विधेयक द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन कर नवीन धारा 100 क जोड़ी गई और साथ ही साथ इसकी उपधारा 1 में इस विधेयक के प्रारंभ होने तक और किसी भी रीति से तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा रिको के वर्णन में रखी गई ऐसी भूमि के कब्जे की दिनांक से रिको में निहित किए जाने के प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। ये सब क्लोज 1 है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 100 की उपधारा 2 द्वारा रिको में निहित समझे गए औद्योगिक क्षेत्रों के संबंध में अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस हेतु प्रत्यक्ष से जारी नियमों के अनुरूप सक्षम करने के लिए सशक्त किया जा रहा है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, उपधारा 3 के द्वारा किसी भी न्यायालय, वो विशेष रूप से देखने योग्य है, उपधारा 3 के अनुसार किसी भी न्यायालय के किसी निर्णय, विनिश्चय, डिक्री या आदेश के अनुसरण में ऐसे उद्योग क्षेत्र के किए गए समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन किए गए माने जाने और समस्त प्रयोजनों के लिए विद्यमान समझे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया, जिसका आप उल्लेख आपने किया। साथ ही साथ मैं आपकी सब बातों का जवाब भी दूंगा। मैं आपको कोट करके बताऊंगा ना, आपने जो बातें लिखाई है उसको मैंने नोट किया और मैं आपकी बातों का जवाब भी दूंगा। और कहाँ भूतलक्षी प्रभाव लिखा है और कहाँ भविष्यलक्षी प्रभाव है। वेयर इज ए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड वेयर इज ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बोथ आर देयर। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इज आल्सो हियर एंड प्रोस्पेक्टिव आल्सो हियर। आपको दोनों बातों का जवाब मिलेगा। ये सबको हिंदी में ही बता रहे हैं ना? सब हिंदी में बता रहा था पर सुभाष जी को इंग्लिश में सुनना है। केसराम जी कहते समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही बोल रहा हूँ ना। करा दें? आपने जो बात कही उसका जवाब नहीं दूं? आपने जो बात कही उसका तो स्पष्ट जवाब दूंगा। आपने इंगित किया है कि किसी में जाकर के प्रवर समिति को क्यों भेजा गया, इसका जवाब सुनिए। बैठिए, बिराजिए। आप जवाब तो दो। जवाब सुन के जाइए, जाना मत। माननीय मंत्री जी, आप जवाब तो दो, पूरा दो, पूरा दो। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जवाब देने का आनंद तो प्रतिपक्ष होता है तो आता है, प्रतिपक्ष हमारी शक्ति है, परंतु अब उनकी अंतर्कलह के कारण ये मौका नहीं मिल रहा है तो उसका वो ही जाने, उनका विषय वही जाने। उद्योग किए गए समस्त कार्य राज्य सरकार के प्राधिकरण के अधीन किए आने जाने और समस्त प्रयोजनों के लिए विधिमानी समझे जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। ये प्रावधान है। और प्रस्तावित उपधारा 4 द्वारा राज्य सरकार द्वारा विस्तृत नियमों के अधीन रहते हुए रिको को विनिमय बनाने की शक्तियां दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर मैं आपके सामने यह भी निवेदन करूंगा कि ये जो प्रोविजंस लाए गए सब क्लोज 2, सब क्लोज 3 और सब क्लोज 3 के बाद में प्रोविजन, इनके पीछे विधिमान्य जो नियम है, सलाह है, कानून है, आज तक की जो रिको द्वारा की गई कार्रवाई है, सरकार द्वारा जो की गई कार्रवाई है, भविष्य में औद्योगिक विकास के लिए जो जरूरी है, इन सब बातों को रखा गया है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पहले सब क्लोज 1 के बाद सब क्लोज अब जो 2 है वो 3 थी, जो प्रोसीजरल मैटर के रूप में आती है, जहाँ आप जानकार हैं। और सब क्लोज 3 थी, वो सब क्लोज 2 थी। अब सब क्लोज 3 है, वो सब क्लोज 2 है, और सब क्लोज 2 है, वो सब क्लोज 3 है। और एक प्रोविजन नया आपके साथ ऐड है, जिसके संबंध में अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधेयक द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 261(2)
जो मेन एक्ट है 102, 100 और 261 लैंड रेवेन्यू एक्ट की संशोधन किया जाकर राज्य सरकार को नियम बनाने तथा रिको को उक्त विधेयक के उल्लेखित विषयों के संबंध में विनियम बनाने की शक्तियां प्रयोजित की जा रही है। उक्त प्रस्तावित विधेयक पर प्रवर समिति के सुझाव के आधार पर अध्यक्ष प्रवर समिति द्वारा विधेयक के उचित संशोधन को प्रस्ताव प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए और जिसका मैंने अभी आपके सामने उल्लेख किया वो सब क्लोज 2 को सब क्लोज 1 बनाया गया, सब क्लोज 3 को सब क्लोज 2 को सब क्लोज 3 बनाया गया और जो नया प्रोविजन जोड़ा गया वो सब एक के बाद लागू हो, जिनकी कोई भी औद्योगिक परियोजना, जिसको मैं आपका रिप्रोड्यूस करूंगा, मैं थोड़ा करूंगा। उपधारा 2 को उपधारा 3 व उपधारा 3 को उपधारा 2 को करते हुए उक्त संशोधन उपधारा 3 के नीचे एक परंतु मीन प्रोविजो परंतु जोड़ा गया है। इस परंतु द्वारा उपधारा 1 एवं उपधारा 2 के प्रावधान उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगे जिनमें कोई भी भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन हेतु दिनांक 18/9/79 से पूर्व अथवा तक आवंटित की गई एवं उसकी लीज राज्य सरकार अथवा रिको द्वारा निरस्त कर दी गई है तथा उस भूमि का कब्जा इस अधिनियम 2025 के लागू होने के दिनांक उससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा रिको जैसी भी स्थिति हो लिया गया हो, जिनकी लीज डीड निरस्त कर दी गई है उसके लिए ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये प्रोविजो इसमें जोड़ा गया है और इसमें लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सब क्लोज 1 and 2 shall apply to any land allotted for the industrial purpose on or before 18/9/79 and lease of which has been cancelled by the state government or Rajasthan State Development and Investment Corporation Limited and possession of the said land has been over by the state government or Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited as the case may on or before the date of coming into force of the Rajasthan Land Revenue Amendment Validation Act 2025। अध्यक्ष महोदय, और ये प्रोविजन जोड़ने के पीछे मंशा यही थी कि जो लीज डीड कैंसिल हो चुकी है उसके लिए प्रावधान लागू नहीं होंगे और ये भी मंशा थी कि उनको इस प्रावधान का कोई बेनिफिट लेने का अधिकार भी न तो पास्ट में रहेगा और न फ्यूचर में रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इसमें जो मुख्य बिंदु थे और वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया, हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र किसी भी कानूनी प्रावधान अथवा किसी पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरित नहीं होने के कारण क्या माना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ट्रांसफर गवर्नमेंट ने रिको को की है वो एक विधिवत मोड ऑफ ट्रांसफर से ट्रांसफर नहीं किए। ऐसी स्थिति में रिको पट्टाधारी जो थे के अधिकार न होकर के मात्र रखरखाव संबंधी अधिकार दिए थे, तो उनको अधिकार देना, अगर उनको अधिकार नहीं देते तो 17 लाइन से लगाकर आज दिन तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई है, चाहे वो सब डिवीजन की हुई है, चाहे वो ट्रांसफर की हुई है, चाहे वो कन्वर्सन की हुई है या रेंट पे गई है, उनकी वैलिडिटी कैसे होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिको ने जो अपना कार्य एकदम बंद कर दिया था उसे ठीक करने के लिए, उसको वैलिडिटी देने के लिए ये प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिव लाए गए हैं और साथ ही साथ इसको प्रोस्पेक्ट भी लाए गए हैं। और आपने जो प्रश्न किया कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रेस्पेक्टिव है, इसका जो जवाब है मेरा, रिको इन औद्योगिक क्षेत्रों में उनके गठन के समय से ही राज्य सरकार के आदेशों के अधीन निरंतर एक विकास संस्था एवं स्थानीय निकाय के रूप में समस्त कार्रवाइयाँ अर्थात भूखंडों का उपविभाजन, विलयन, वयन, भू उपयोग परिवर्तन, विभिन्न अनुज्ञाएं प्रदान करने के कार्य के अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के संबंधित समस्त कार्यकलाप करता रहा है। रिको का गठन ही राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से किया गया था कि इस क्षेत्र में स्थानीय निकायों के रूप में समस्त विकास कार्य करेगा। इस उद्देश्य से इस विधेयक को भविष्य लक्षी प्रभाव दिया गया है, क्योंकि रिको का वर्तमान में कोई भी विकल्प नहीं है।
राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में वर्ष 1982 में संशोधन कर नियम 12 द्वारा उक्त क्रियाकलाप निष्पादित करने की शक्तियां रिको को दी गई थी। एक और प्रश्न आपने किया था, उसका जवाब आपने प्रश्न ये किया था कि कतिपय उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेषकर माननीय सदस्य ने निवेदन जो किया था, उसका भी मेरा जवाब है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अहमद अली खान बनाम राजस्थान राज्य, ये डीबी स्पेशल लिटिगेशन थी जो 2018 में हुई थी, के जो निर्णय हुआ उसमें जो ऑब्जर्वेशंस हुए, उस ऑब्जर्वेशन के अनुरूप गुलाब कोठारी का भी प्रकरण हुआ, वो डीबी में जोधपुर मेन बेंच पे हुआ। उन सब दोनों स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा मास्टर प्लान में भू परिवर्तन के संबंध में दिए गए निर्देशों को कानून के रूप में नहीं पढ़ा, वह समझा जाना चाहिए, अर्थात ये केवल डायरेक्शंस मात्र है। मैं माननीय सभी सदन को, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूँ। अनेक बार ये विषय आते हैं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुलाब कोठारी के प्रकरण में फला निर्णय पारित किया, या अनेक दिन में ये आता है अहमद अली के केस में फला निर्णय पारित किया, परंतु उक्त दोनों ही निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के है, वो हमारे ऊपर हमको मानना है, मानना चाहिए। लेकिन एक होता है मैंडेट और एक होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है उसकी हितैषियों की पालना होनी चाहिए, मैंडेट की 100% डालना होनी चाहिए, पहला। दूसरा, इसके अतिरिक्त गुलाब कोठारी प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में नगरीय एवं आवासन विभाग द्वारा 20 जुलाई 2017 के आदेश जारी किया गया था, जिसकी वर्णित कतिपय प्रयोजनों के लिए भू उपयोग परिवर्तन को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया तथा रिको द्वारा भी उसे ध्यान में रखते हुए ही भू परिवर्तन किया गया है। पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, प्राइवेट इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट। और जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, वहाँ इन दोनों, चाहे गुलाब कोठारी का प्रकरण हो या माननीय अहमद अली के खान के केस में गया निर्णय हो, उसके डायरेक्शन को हितैषी ही मानने की उपधारणा रहती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि आज सोचा इस प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। का आराम से आनंद उठाइए, आज आखिरी दिन है इस सत्र का, क्योंकि रिको द्वारा भू परिवर्तन के लिए अनुमति प्रदान करना तथा भूखंडों का अपविभाजन इस गलत उपधारणा पर आधारित था कि उसे 1959 के नियमों के अधीन यह शक्तियां थी, इनको रिको में दुर्भावना नहीं थी। मैं आपके जवाब का आंसर मिल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे। राज्य सरकार ने दिनांक 19/9/2003 को इस आशय का परिपत्र जारी किया था कि राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि के भू उपयोग परिवर्तन को अनिवार्य किया जाता है। स्वयं राज्य सरकार ने भी राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 में संशोधन कर नियम 12 द्वारा रिको को भू विभाजन की शक्तियां दी थी। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय इन शक्तियों को इनके भविष्यलक्षी सीमा तक ही सही माना है। मैं आपकी बात को आंसर दे रहा हूं, विशेषकर आपके बात का। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक तो हमने लॉ बना करके इसको प्रोस्पेक्टिव बनाया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि जो आपने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको सही माना, दैट इज रॉन्ग। ये प्रोस्पेक्टिव से आपका ठीक है, इसलिए दोनों ही काउंट पर ये प्रोस्पेक्टिव भी है और रेट्रोस्पेक्टिव भी है। प्रोस्पेक्टिव एज पर यस, यू कैन हैव ए राइट टू रिप्लाई। हो गया। दूसरा मेरा निवेदन ये था माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त विधेयक के प्रावधान रिको उसकी द्वारा संचालित समस्त क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन विनियम बनाएगी, राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। ये मोटे मोटे रूप में थे माननीय अध्यक्ष महोदय। अब इसके साथ ही 2-3 प्रश्न जो माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उनका भी माननीय यूनुस खान जी ने कहा कि सरकार की मंशा क्या थी कि प्रवर समिति को क्यों भेजा। प्रवर समिति को सरकार नहीं भेजती है, प्रवर समिति को भेजना या नहीं भेजना का निर्णय ये माननीय सदन लेता है। सदन जिस पर निर्णय लेता है उस पर आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो निर्णय सदन ने नहीं लिया है, सरकार ने नहीं लिया है। और माननीय सदस्य
वो तो अब वोटिंग हो जाएगी। अधिकांश मान्य सदस्यों की मांग ये थी इसको प्रवर समिति को भेजा जावे, इसके और अगर गहनता से जांच की जावे और उसके उपरांत लाया जावे। इसलिए प्रवर समिति को भेजे गए विषय पर आपको क्वेश्चन करने का मेरे अधिकार कोई अधिकार नहीं है। प्रशासनिक आदेशों से हस्तांतरित किया गया था जिसको आपने खुद ने सही माना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको डेस्क आपने और सही ज्यादा माना। सुनने के लिए बोल रहे हो क्या सर? अभी क्या आज तो पूरा इसलिए मैंने कोई चाहिए। एक माननीय सुभाष जी गर्ग साहब ने जो दो बात रखी, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, उसका जवाब आपको मिल गया। साथ ही साथ ये आपका ये कहना सब रहे कि महत्वपूर्ण सरकार बातें बता रही की हैं। काल गुजारियां का रेस्ट्रिक्शंस किया है, तो इसमें ये लिखा है, इस लॉ में लिखा है कि ये जिसको आपने खुद ने पढ़ा कोट किया कि सरकार की सच एंड इंडस्ट्रियल एरिया इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी की बात वो लास्ट होगा। रिको की, यस रिको की सब क्लोज 3 पढ़ो आप। क्या और इसीलिए आगे बढ़े? ये आपका जवाब भी। नहीं, मेरे पास दूसरा काम भी है। तीसरा है, आज तो पूरा ही सुनना पड़ेगा सब। आज तो वो नहीं सुन रहे तो और किसको सुनाऊं? पर्पज के लिए जो लैंड दी गई है उसको कॉमर्शियल रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर पाएगी, लैंड यूज चेंज कर पाएगी क्या? विद डायरेक्शन एज इन मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन कंट्रोल के अंदर रहते हुए रिको को पावर होगा। मेरे निवेदन ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं अब निवेदन आखिर आ करता गया हूं, भाई, सुन लो। माननीय सदस्यों का धन्यवाद भी देता हूं। और ये बिल राजस्थान के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जो राइजिंग राजस्थान लाया है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। मेरी विनम्रता से प्रार्थना है कि इसको पारित किया जाए। इतना अच्छा भाषण था, मुझे लगा सर रेवेन्यू विभाग भी